हेलो एवरीवन, कल हमने क्लास के अंदर स्टार्ट किया था वैल्यू ऑफ सप्लाई। यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज नोटिफाइड सप्लाईज नहीं है तो वैल्यूएशन किसके आधार पे होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू के आधार पे होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू को कल अपन ने वन वर्ड में कहा था सेलिंग प्राइस, प्राइस पेड और पेएबल बाय द बायर टू द सेलर। तो बायर के द्वारा सेलर को जो भी अमाउंट पे किया जा रहा है दैट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैट इज द सेलिंग प्राइस। लेकिन ये ट्रांजैक्शन वैल्यू तभी अप्लाई होगा जब supplier recipient are not related person, पहली condition, and condition number 2, whatever price paid or payable that is only consideration for supply, there should not be any consideration in kind। समझ में आ गई बात एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? फिर हमने कहा था कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसके आधार पे जीएसटी पे करना पड़ता है जिस वैल्यू पर, वो क्या होता है? सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 की वैल्यू। उस वैल्यू के अंदर आपको क्या करना होगा? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के कितने 5 एडजस्टमेंट 5 इंक्लूजन्स करने होंगे और 15 सबसेक्शन 3 के 2 एक्सक्लूजन्स करने होंगे। फिर फाइनली जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के आधार पे आपको क्या करना होगा? जीएसटी पे करना। तो कल अपन स्टार्ट कर दिया था सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 और 15 सबसेक्शन 2 के अंदर अपने 2 एडजस्टमेंट हो गए थे। नंबर 1, यदि कोई भी टैक्सेस या कोई भी ड्यूटीज या कोई भी सेज या कोई भी फीस नाम फीस का है लेकिन इंटेंशन टैक्स का ही है, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इम्पोर्ट, लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई भी टैक्स या ड्यूटीज या सेज यदि चार्ज किया जाता है सब वैल्यू के अंदर ऐड किया जाएगा एक्सेप्ट जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो, एचजीएसटी हो, यूटीजीएसटी हो या IGST। I think clear? पॉइंट नंबर 2 में हमने बात की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल अपन इस पे बहुत डीपली बात की थी। यदि लाइबिलिटी सप्लायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कीवर्ड है, लाइबिलिटी सप्लायर की हो फिर रेसिपिएंट ने जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा यदि वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो लाइबिलिटी सप्लायर की और रेसिपिएंट ने इनकर किया है वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा, लेकिन उतना ही पार्ट इंक्लूड किया जाएगा जितना ऑलरेडी ऐड नहीं है। नाउ वी कम टू द थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट बड़ा सिंपल है, सप्लायर जो भी आपको एक्स्ट्रा करके देता है सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा। यदि आप कभी होटल में जाते हो, कभी होटल रिजॉर्ट गए होंगे, कभी जिंदगी में गलती से, मजाक करता है तो सर गलती से क्यों जाते ही है, तो आप नहीं भी गए होंगे तो जिनने ऐसे तो नॉलेज के लिए पता करते रहते हैं होटल कितने का होता है, रिजॉर्ट कितने का होता है? 1000 रुपीज पर नाइट, 2000 रुपीज पर नाइट, 3000 रुपीज पर नाइट, 4000 रुपीज पर नाइट। तो होता है 11,000 रुपए का भी होता है सर, 21,000 का भी होता है सर, 50,000 रुपीज का भी होता है। बिलीव नहीं हो तो अभी यूट्यूब पे मतलब गूगल पे जाके सर्च कर लो, पता चल जाएगा। 1,00,000 रुपए पर डे का भी होता है, डिपेंडिंग फैसिलिटीज। बोलते ना जितनी चीनी डालोगे उतनी मिठास आएगी। कभी आप किसी ही बंदे से पूछ भी लेते हो कि आप व्हाई यू चार्ज मोर अमाउंट, आप ज्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो? भैया जितनी चीनी डालेंगे उतनी मिठास आएगी। तो सिंपल सा पॉइंट आता है कि जितनी चीज हम एड ऑन करके देंगे, आज आप रिजॉर्ट में जाते हो तो आपने देखा हुआ सर इतनी सारी चीजें अवेलेबल होती है, सब कुछ होता है। क्या कह रहा हूं? अम्यूनिटीज के नाम से एडवेंचर भी डाल दिया उन्होंने। भाई रिजॉर्ट के अंदर पहले यार स्विमिंग पूल तक खत्म हो जाता था, आजकल लोग गेम जोन, वीडियो गेम्स, मेहंदी वाला, पता नहीं क्या क्या। डिपेंड करता है भैया, जब आपको मेहंदी बनानी मेहंदी बनाओ वहां पे जाके, आपको कैमल राइडिंग करनी तो कैमल राइडिंग करो, आपको कुत्ता गाड़ी करनी तो कुत्ता गाड़ी मजाक कर रहा हूं, ठीक है। क्या कह रहा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या नहीं है वहां पे एडवेंचर जोन अलग होता है। देखिए बाइक चलानी है, बाइक चलाओ। आगे बहुत सारे रिजॉर्ट में गए होंगे जहां पे बाइक होती है, वाली थार वाली बाइक होती है ना, मतलब वो थोड़ी सी चलती है रेगिस्तान पे, मिट्टी वाली, डेजर्ट मैं क्या कह रहा हूं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज अ पॉइंट। मींस यदि सप्लायर यदि अपनी कोई भी सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा है, मे बी गुड्स या मे बी सर्विसेज, तो जो भी फॉर एग्जांपल वो सप्लाईज करेगा उसके कनेक्शन में जो भी वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा सब वैल्यू के अंदर ऐड करना हो। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, किसी को आप गिफ्ट देते हो, तुम भी देते होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात तो नहीं करो, रिलेटिव्स को भी तो देते हो, तो बच्चों के फेस पे स्माइल आ गई,
फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात तो नहीं कर रहा था, ठीक है मजाक करता था, ऐसे बोलता था कि मैंने पहले बोला मुझे एंटरटेनमेंट पढ़ाई के साथ ही करना होता और कहीं और नहीं करना होता। मैं क्या बात कर रहा हूं, यदि आप कोई गिफ्ट दे रहे हो, आजकल जमाना है कि गिफ्ट का जो कंटेंट है, मतलब जो मटेरियल है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिफ्ट कैसे प्रेजेंट कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट। आपने नोटिस किया होगा बहुत बार जो गिफ्ट होता है, काजू बादाम कभी आप खाते हो, काजू बादाम है 300 रुपए का, कितने का, 300-400 रुपए का काजू बादाम, और जो डिब्बे में आप काजू बादाम दे रहे हो वो 600 रुपए का। जो मार्केट में बहुत सारे घूमते फिरते होंगे उनको सब समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो वो ऐसा डेकोरेटेड मटेरियल है, वाह यार ऐसे लग रहा है बड़े सोना चांदी यार। क्या कहना चाह रहा, सिंपल सा पॉइंट ये आता है कि ऑब्वियसली अब वो जो काजू बादाम में 400 रुपए का नहीं रहा, वो 1000 रुपए का हो। काजू बादाम वैसे अपने आप में महंगे, लेकिन अब कैसे आप उसको, जो भी आप एक्स्ट्रा करोगे हर चीज की कॉस्ट बढ़ती जाती है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? आप प्लास्टिक की पन्नी में लपेट के दे दो 400 मिल जाएगा, आप नॉर्मल डिब्बे में लपेटोगे तो 50 रुपए बढ़ जाएगा, फिर और डिब्बे के अंदर लपेटोंगे तो 200 रुपए बढ़ जाएगा, और डिफरेंट में करोगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट प्राइस आएगी, आपको सब मार्केट का पता ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आगे, डायरेक्टली अपन आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज सी। यहाँ पे एक एग्जांपल से अपन बात करते हैं, ज्वेलर की दुकान है, इसको आप कोई भी ज्वेलर ले लो, मोतीसन ज्वेलर्स ले लो, कल्याण ज्वेलर्स ले लो, या पीसी ज्वेलर्स ले लो, एनी ज्वेलर्स। जनरली बहुत बार क्या होते हैं, कुछ ज्वेलर्स होते हैं, उन्होंने बोला रिंग कितने की, 1.5 लाख रुपए की, कितने की रिंग, और फिर डिब्बी भी चाहिए। तो बड़े बड़े ज्वेलर्स जिनका मार्जिन ज्यादा होता है वो डिब्बी का अलग चार्ज नहीं करते, लेकिन दे आर नंबर ऑफ ज्वेलर्स, दे आर नंबर ऑफ ज्वेलर्स। आप मार्केट में जाना, बोलता है भैया आपको रिंग चाहिए 1.5 लाख रुपए की, आपको डिब्बे का अलग से देना पड़ेगा, वरना नाम भी ऐसे ही आपको दे देंगे। यानी आपको बढ़िया सा डिब्बा चाहिए, डिफरेंट डिब्बी चाहिए, आप इसमें तो फ्री में दे देंगे, लेकिन आपको ये वाला मटेरियल चाहिए, बहुत बात है ना भैया, ये वाले डिब्बे में पैक करके दे दो, इसका लगेगा चार्ज कितना, फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज या 500 रुपीज, यहाँ पे कितना अमाउंट है 500। तो व्हाट इज द वैल्यू, 1,50,500, वॉट एवर टोटल अमाउंट इज चार्ज। तो यदि बाइफरकेट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, बाइफरकेट। ऐसे में आपको पता होगा बहुत बार ज्वेलरी के केस में 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, फिर वो बाइफरकेट करते नहीं, 500 रुपए का डिब्बे का हुआ, 2,000 रुपए का वो हॉलमार्क करना पड़ता है ना। आजकल तो कंपलसरी हो गया कि बिना हॉलमार्क के आपको ज्वेलरी बेचनी नहीं है, 2,000 रुपए हॉलमार्क के। या 1.5 लाख में इंक्लूड नहीं, वो तो ज्वेलरी क्या है, तो गोल्ड का पैसा है, गोल्ड 55,000 का, 1,40,000 पहुंच गया। वो बात अलग है कि 180 से 140 आगे, पहले तो 180 चला गया था, गोल्ड कितना महंगा है। तो 1.5 लाख रुपए की तो आपकी ज्वेलरी है, 500 रुपए का आपका डिब्बा है, और 2,000 रुपए का हॉलमार्क चार्जेस है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,52,500 रुपीज। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यदि कोई भी सप्लायर यदि प्राइस डायरेक्टली नहीं बता रहा है, बाइफरकेट करके बता रहा है, तो जो जो अमाउंट वो अपने बायर से चार्ज करेगा सब वैल्यू के अंदर ऐड करना है। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन्स? तो हमारे वाला एग्जांपल जो यहाँ पे दिया हुआ स्क्रीन पे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, 1,50,500 रुपीज। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से अपन थर्ड एडजस्टमेंट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। Incidental expenses including commission and packing charged by the supplier to the recipient of a supply, and ये ज्यादा बेटर लैंग्वेज है, any amount charged for anything done by the supplier in respect of supplies। मतलब सप्लायर के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जा रही है, उस सप्लाईज के कनेक्शन में, किसके कनेक्शन में, सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की, सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की, तो सप्लायर के द्वारा जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की जा रही है, उसके रिलेशन में, उसके कनेक्शन में व्हाट एवर अमाउंट इज बीइंग चार्ज्ड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बिफोर द डिलीवरी। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको समझ में आता है, ज्वेलरी आपने आज खरीद ली और ज्वेलरी खरीदने के बाद 3 घंटे बाद आप वापस आए, भैया डिब्बा दे दो, फिर तो 2 अलग अलग सप्लाई होगी ना। यदि मैंने जब ज्वेलरी खरीदी और ज्वेलरी के साथ ही बोला भैया हॉलमार्क चार्जेस ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, तो जब आप एक सप्लाई ले रहे हो और सप्लाई के साथ
जो जो वो एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करता है वो सब वैल्यू के अंदर ऐड। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दे रखे हैं, जस्ट रीड कर लेता हूं। नंबर 1 पैकिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग। पैकिंग और डिजाइनिंग आपको समझ में आता है कि सिंपल सी बात याद है, डिजाइनिंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और डिजाइनिंग फ्री नहीं होती। ये आपको मार्केट में जिनको कार के जो शौकीन होंगे उनको पता होगा, एक जमाने में हुंडई सेकंड नंबर पे था और एक जमाना है हुंडई फोर्थ नंबर पे आ गया, बेकार कार। नहीं किसी के घर में हुंडई हो तो ऐसे गुड़ गुड़ के मत देखो साहब, हुंडई के लिए मत बोलना। एक जमाना था क्रेटा और वेन्यू नाम था, आज भी क्रेटा बिकती है लेकिन महिंद्रा की XUV 700 देखो, XUV 9H देखो, टाटा कर्व देखो, टाटा सियरा देखो, किया उसका सिस्टर कंसर्न बिल्कुल चेंज हो गया। डिजाइन देखो, जो अभी टाटा मतलब जो किया ने पहले सेल्टोस पे राज किया, जैसे उसे समझ में आया मार्केट चेंज हो रहा है तो इमीडिएटली नई से किया सेल्टोस निकाल दी। उसे पता है कस्टमर, इंडिया का कस्टमर 5 सेफ्टी रेटिंग तो चाहता ही, लेकिन उसको लुक क्यों नहीं बहुत ज्यादा मार्केट में, उसको ऐसा होना चाहिए रोड पर्सन्स, मतलब जब रोड पे कार चले बिकनी भी चाहिए। तो डिजाइनिंग का प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बोलते हैं साबुन दे दो, लुक अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आप लुक के आधार पर खरीदते, तो डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो यदि कोई भी सप्लायर क्या करता है, अलग से डिजाइन के चार्जेस भी लेता है। जैसे है ना कुछ सेलिब्रिटीज, मुझे नाम नहीं पता, मनीष मल्होत्रा ऐसे कुछ है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जिनके डिजाइनिंग कपड़े करोड़ों में बिकते हैं, जो समझ में नहीं आता, लेकिन करोड़ों में बिकते किस बात है, डिजाइन्स। तो वही मैं वो बोलता है साड़ी ले लो 50,000 की मिल जाती है, लेकिन मेरी साड़ी आपको मिलेगी 1 करोड़। डिजाइन्स, दैट इज अ पॉइंट। तो यदि अलग से कोई चार्ज किया जा रहा है पैकिंग के नाम से, लेबलिंग के नाम से, डिजाइनिंग के नाम से, रॉयल्टी, वारंटी चार्जेस, आउटवर्ड फ्रेट, इंश्योरेंस, दरमादा कलेक्टेड बाय द डीलर। तो दरमादा क्या होता है? दरमादा होता है चैरिटी। मार्केट में जो चैरिटी होती है 2 टाइप की होती है। एक चैरिटी आपने देखा होगा, बहुत बार आप मार्केट में जाते हो, दुकान पे जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा दान पेटी बनी होती है। किन किन ने देखी दान पेटी? सबने देखी। अलग से दान पेटी बनी हुई है, उसमें लिखा होता है इफ यू आर इंटरेस्टेड आप दान दे सकते हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जो आपकी कैपेसिटी उसके आधार पर आप दान देखिए चले जाओ। वो तो रियल दान है, वो इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं। यदि प्रोडक्ट की प्राइस के साथ आपने दरवाजा इंक्लूड कर लिया तो वैल्यू का पार्ट है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है दान नहीं है। क्योंकि जो दान प्राइस के अंदर इंक्लूड हो जाए तो भैया दान थोड़ी, दान हमेशा क्या होता है, कंपलसरी होता है, वॉलंटरी होता है। मैं चिन्मय जैन भी बोल सकता हूं, बेटा तुम्हें पता है राज की बात, ये जो सेकंड मॉड्यूल की जो फीस है 23,000 रुपीज जीएसटी हटा के, तो जो 23,000 रुपए का जो आपका अमाउंट है जीएसटी के बिना, मैं तो सिर्फ 1 रुपए लेता हूं, बाकी सब चैरिटी है। तो क्या गवर्नमेंट मेरे से जीएसटी नहीं लेगी? भैया दान देना तो अपने भी आप पे दो ना। यहाँ पे कोई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं सर हमें नहीं देगा सर, हम तो बस आप 1 रुपए ले लो भैया सर, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है हमारी, या सर नहीं है तो देना ही नहीं वैसे भी सर, अपने हिसाब से दे देंगे हमें जिनको देना है। तो कुछ लोग ऐसे ही प्रीफर करते हैं कि कहीं देना प्रीफर नहीं करते, भैया वो खुद ही गरीब बच्चों को पढ़ा देते, खुद ही गरीब लोगों को खाना खिला देते, हम अपने भी आप पे करेंगे। तो दान वो नहीं है जो कंपलसरी है, दान वो होता है जो वॉलंटरी होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो यहाँ पे जो धर्मादा है, धर्मादा ब्रैकेट में लिख सकते हो चैरिटी, डोनेशंस। लेकिन यदि प्रोडक्ट की प्राइस का पार्ट आपने बना दिया, यदि आपने सप्लाई का ही पार्ट बना दिया, तो वैल्यू के अंदर ऐड होगा, जो बहुत सालों पहले अभी भी करता नहीं करता है। यदि किसी के पास क्लास के अंदर यदि आईटीसी का क्लासमेट का रजिस्टर है किसी के पास, अभी क्लासमेट आईटीसी कंपनी और क्लासमेट का रजिस्टर एक बार देखना, अभी भी आता है कि पीछे रजिस्टर के अंदर देखना क्या प्राइस लिखी हुई है, और ब्रैकेट में शायद चैरिटी लिखा होगा, धर्मादा लिखा होगा, नहीं आता आजकल, 2-3 साल पहले आया करता था। तो आईटीसी के रजिस्टर के अंदर होता था कि भैया उसमें लिखा था 30 रुपीज, 32 रुपीज, और ब्रैकेट में लिखा होता था 1 रुपए फॉर चैरिटी, 1 रुपीज फॉर धर्मादा। तो भैया वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 31, नॉट 1 रुपीज हटा के, क्योंकि वो कंपलसरी। यदि आपको रजिस्टर परचेज करना है, चाहे अमीर हो या गरीब,
चाहे आप दान देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, आपको पूरा का पूरा अमाउंट सेम पे करना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सबको समझ में आ गई मेरी बात? तो यदि कोई भी धर्मादा यदि डीलर की द्वारा कलेक्ट किया जाता है ऐसे प्राइस वैल्यू के अंदर ऐड होगा। इंस्पेक्शन चार्जेस जनरली यूज होता है इन केस ऑफ मशीन्स। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो फैक्ट्रीज प्रोडक्शंस मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उनको करोड़ों की मशीन खरीदनी होती है और वो एक नंबर के अंगूठा छाप होते हैं। जितना बड़ा बिजनेसमैन उतना बड़ा अंगूठा छाप। अब इंसल्ट कर रहे हो, सुनो तो पूरी बात। मतलब उसको धंधा पता है, उसको मशीन का नॉलेज नहीं है, वो कोई इंजीनियर थोड़ी है, वो तो फोर्थ पास है, लेकिन धंधा करना आता है। और वो बोलता है भैया हमें बढ़िया बढ़िया मशीन चाहिए, क्योंकि बढ़िया मशीन होगी तो बढ़िया प्रोडक्ट निकलेगा, बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली बढ़िया क्वालिटी होगी, और बढ़िया क्वालिटी होगी तो बढ़िया प्राइस चार्ज करेंगे और एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो उसने मशीन तो परचेज कर ली, तो उसको पप्पू बना सकता है। तो उसने क्या किया, इंजीनियर को बोला कि भैया सर्टिफिकेट लाके दे कि बढ़िया स्टैंडर्ड बढ़िया क्वालिटी का है, क्योंकि तू मशीन दे रहा है, मशीन समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती, तो अपन क्या करेंगे, इंस्पेक्शन चार्जेस अपन बोलेंगे भैया यदि पर्टिकुलर पर्सन यदि इंस्पेक्शन करेगा तो मैं परचेज करूंगा सर्टिफाई होने के बाद, और सर्टिफिकेशन का या इंस्पेक्शन का जो भी पैसा लगेगा हम पे करने को रेडी हैं। तो मतलब यदि आपने 1 करोड़ की मशीन परचेज की और 1 लाख रुपए का आपने इंस्पेक्शन चार्जेस अलग से पे किया, तो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 करोड़ 1 लाख रुपए। समझ में आ गई बात? वेटमेंट चार्जेस, बहुत सारे प्रोडक्ट वेट के आधार पर खरीदे जाते हैं, तो यदि आप वेट का पेमेंट अलग से यदि करते हो तो वैल्यू के अंदर ऐड किया जाएगा। 2 टाइप की पैकिंग होती है, एक होती है प्राइमरी पैकिंग, नॉर्मल पैकिंग। तो नॉर्मल पैकिंग के अंदर पैकिंग मटेरियल की पूरी कॉस्ट इंक्लूड होती है। जैसे एग्जांपल, तुम में से कोई कंजूस होगा तो पेरेंट्स बोल भी देते कांच की बोतल वाला केचप मत लेके आना, केचप लेके आना प्लास्टिक के अंदर। वो प्लास्टिक का भी आता है ना, केचप किसी ने खाया बेटा? तो केचप मतलब सॉस, क्या जो बोतल आप खरीदते हो वो कांच वाली बोतल वो महंगी होती है। क्या होती है? वो महंगी होती है, क्योंकि जो कांच की बोतल आ रही है, कांच की बोतल का भी 20 रुपए लगेगा, और एक होता है प्लास्टिक बैग में आता है नॉर्मल पैकिंग मटेरियल, उसके अंदर 20 रुपए कम होता है या क्वांटिटी ज्यादा होती है, या सर लोग। तो जो प्लास्टिक वाला है तो उसमें पूरा प्लास्टिक अब वापस से रिटर्न को नहीं करके आते, कोई लेता ही नहीं वापस से। तो जो प्लास्टिक का जो पूरा जो भी पैक होके आया तो पूरी की पूरी कॉस्ट इंक्लूड होती है 2 रुपए। आपने कांच की बोतल के अंदर लेके आए तो भी कांच की बोतल की पूरी कॉस्ट इंक्लूड होती है, उसकी वजह से क्या होता है 20 रुपए वो महंगा होता है। मैं क्या कहना, चलो बात समझ में आ रही है। कुछ लोग परचेज भी नहीं करते, लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं बोलते भाई हम तो कांच की बोतल भी खरीदेंगे क्योंकि वो हेल्थ के हिसाब से बढ़िया होता है। 20 रुपए महंगा आएगा तो क्या हो गया? मैं क्या कहना, चलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ पे अलग बात है, यहाँ पे रिटर्नेबल पैकिंग की बात हो रही है। कभी किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिए, पीनी तो नहीं चाहिए लेकिन पीते फिर भी है, तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है ना वो अपन लेके आते हैं, जो आती है ना प्लास्टिक की बोतल्स, तो जो भी प्लास्टिक की बोतल में आप लेके आते हो तो उसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक का प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऑब्वियसली वो प्लास्टिक की बोतल का भी आपसे अमाउंट चार्ज करता है, वापस रिटर्न को नहीं करते हो तुम, तो रिटर्न करके आती हो बेटा दुकानदार मजाक करता है। तो बेटा क्या क्या बात समझ में आ रही बेटा? इधर क्या वापस से देके आता है कोई भी? चल लेता ही नहीं है वो। तो ऑब्वियसली जो भी आपने कोल्ड ड्रिंक पी उसमें प्लास्टिक का कॉस्ट भी इंक्लूड है, प्लास्टिक का बोतल का भी अमाउंट इंक्लूड है। यस और नो? यस। बहुत जगह ऑप्शंस मिलता है, पहले तो बहुत जगह था, आजकल भी होता होगा, वो कांच की बोतल के अंदर कोल्ड ड्रिंक दी जाती है जहां पे आप कांच की बोतल को रिटर्न कर देते हैं, तो देन आपको 10 रुपीज मिल जाता है, जो आप 40 रुपीज या 20 या 30 रुपीज पे करते हो, समथिंग मोर अमाउंट, मतलब कुछ सस्ता मिलता है। या सेम अमाउंट ही होता है? सेम कैसे होगा? नहीं, कांच की बोतल में नहीं, कांच की बोतल रिटर्न वाली जिसमें आपने कोल्ड ड्रिंक पी और कांच की बोतल वापस से देके आ गए, नहीं होता, रिटर्न नहीं होती बोतल। मैं वो वाली बात ही नहीं कर रहा हूं, आजकल नहीं होती, आजकल यही नहीं ऑप्शन। मैंने यही बोला, पहले बहुत ज्यादा होता था, मैंने आजकल देखा नहीं, मेरे पीता ही नहीं ऐसे भी, तो ठीक है। लेकिन पहले आज से 10 साल पहले 12 साल पहले मैं जगह जगह दुकानें देखता था और मैक्सिमम ऐसे होता था। तो यस, यदि फॉर एग्जाम्पल वही बता रहा हूं, अब कांच की बोतल ऑब्वियसली बेटा, प्लास्टिक की बोतल क्या होती है, सस्ती होती है, कांच की बोतल तो 2 रुपए महंगा हो गया। लेकिन पहले अलग होता था, अभी भी कई जगह मिलता होगा, बहुत जगह ऑप्शंस होता होगा।
तो बहुत जगह जहां भी प्राइस ओरिएंटेड लोग होते हैं वो बोलते हैं भैया मैं बोतल का क्या करूंगा, मुझे वो कोल्ड ड्रिंक पीने का है, तो कोल्ड ड्रिंक पी और बोतल वही देके आ गई। तो पहले लिया करते थे 10 रुपीज, 8 रुपए या 10 रुपए, तो अब 15 रुपए में वो आपको दे देगा। अब क्यों कम में दे देगा? क्योंकि भैया वो जो बोतल आप लेके जा रहे हो, बोतल की कॉस्ट पूरी आपसे रिकवर कर ली, लेकिन यदि फॉर एग्जांपल रिटर्नेबल पैकिंग होगी तो पूरा का पूरा अमाउंट आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, लिमिटेड अमाउंट आपसे चार्ज किया जाएगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट की क्या होती है, लाइफ होती है। तो मैंने क्या कहा, समझ में आया? यदि नॉर्मल पैकिंग है तो पूरा का पूरा पैकिंग चार्जेस इंक्लूड किया जाएगा, और यदि रिटर्नेबल पैकिंग है तो जो भी रेंट बनता है, जो भी फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनेट जो अमाउंट बनता है उतना ही अमाउंट क्या किया जाएगा, बायर से लिया जाएगा। समझ में आ गई बात एवरीवन? इजी लैंग्वेज है, बहुत सारे एग्जांपल हो गए, एग्जांपल की लिमिट नहीं है, और भी एग्जांपल ऐड कर सकते हो। आपको तो एक बात याद रखनी है, यदि क्या सप्लायर, हेलो, क्या सप्लायर यदि कोई भी सप्लाईज करता है गुड्स की या सर्विसेज की, उन गुड्स और सर्विसेज की सप्लाईज के कनेक्शन में यदि कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज करता है, यदि वो कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करके देता है, तो यदि कोई भी एक्स्ट्रा कुछ करके देगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट भी चार्ज करेगा, और जब वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा तो वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जयपुर के बाहर के बच्चे वो पीजी में रहते होंगे, तो उनको आइडिया होगा, उन्होंने पीजी देखे होंगे, तो कोई पीजी वाला बोलता है 7,500 रुपीज, कोई बोलता है 8,000, कोई बोलता है 9,000, कोई बोलता है 10,000, कोई बोलता है 11,000, कोई बोलता है 13,000, वो अलग अलग प्राइस है सर, सब फैसिलिटीज का गेम। लॉन्ड्री की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये फैसिलिटीज अवेलेबल है, कहीं बोलता है कुछ फैसिलिटीज नहीं भैया, और रूम भी बिल्कुल बंद। ऑब्वियसली प्राइस अलग होगी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यदि सप्लायर कुछ भी एक्स्ट्रा यदि कुछ करके देगा तो ऑब्वियसली वैल्यू के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। कोई कंफ्यूजन? कितने एडजस्टमेंट हो गए? 3। नाउ वी कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 4, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी। इनडायरेक्टली हमने टाइम और सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर पढ़ लिया था, वहां पे हमारा इंटेंशन टाइम और सप्लाई पे था, यहां पे हमारा इंटेंशन है कि वैल्यू के अंदर ऐड होगा। क्या ऐड होगा? यदि कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस या पेनल्टी फॉर लेट पेमेंट, तो यदि कोई भी कंसिडरेशन यदि आप लेट पे करते हो और कंसिडरेशन लेट पे करने की वजह से यदि कोई भी इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी जितना भी रिसीव होगा उतना अमाउंट आपको क्या करना होगा, वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। लेकिन कितना अमाउंट ऐड होगा? फुल अमाउंट ऐड नहीं होगा, जितना अमाउंट रिसीव्ड होगा। आपको जीएसटी भी तभी पे करना पड़ेगा जब रिसीव्ड होगा, और अब वैल्यू के अंदर भी उतना ही अमाउंट ऐड होगा जितना रिसीव्ड होगा। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? नाउ वी कम टू द 5th एडजस्टमेंट, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज ई। एनी सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस, एनी सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस वैल्यू के अंदर ऐड होगी, एक्सक्लूडिंग एनी सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ गई बात? मतलब मुझे लगता है 4 एडजस्टमेंट तो क्लियर हो गए सबको। पहला टैक्सेस, सेकंड लायबिलिटी सप्लायर की रेसिपिएंट ने इनकर्ड किया, और थर्ड एनीथिंग एक्स्ट्रा डन बाय द सप्लायर, उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है वैल्यू के अंदर ऐड होगा। फोर्थ जो भी इंटरेस्ट या लेट फीस या जो भी आपका पेनल्टी है फॉर द लेट पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन वो भी वैल्यू के अंदर ऐड करना होगा। 5th पॉइंट हमें समझना है, ये शायद मैंने आपको इनडायरेक्टली कंसिडरेशन के अंदर भी समझाया था जब मैंने सप्लाई वाला चैप्टर, कौन सा वाला चैप्टर, सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा था, तो अपने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो याद है मैंने क्या बताया था, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है रेसिपिएंट पे करे, याद है? यदि रेसिपिएंट के अलावा एनी पर्सन भी यदि पे करता है, एनी पर्सन मतलब रिलेटिव, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, नेबर्स, नॉन, गार्जियन, कोई भी पर्सन यदि पे करता है, यहां तक कि कोई एनजीओ भी यदि पे करता है तो वैल्यू के अंदर ऐड होगा, बट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, एनी सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसी लॉजिक पर बेस्ड है आपका पॉइंट नंबर 5, क्योंकि वैल्यू क्या होता है, कंसिडरेशन।
तो कंसिडरेशन के अंदर रेसिपिएंट अमाउंट पे करे या कोई भी पर्सन कोई भी अमाउंट पे करे, सब्सिडीज दे या कुछ भी दे, आपको वैल्यू के अंदर ऐड करना है। बट एक बात याद रखनी है, क्या ऐड नहीं करना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज को वैल्यू के अंदर ऐड नहीं करना। समझ में आई बात? बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग आके बोल देते हैं भैया ये प्रोडक्ट आप लोगों का बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करोगे आपको ओनली 100 रुपए पे सप्लाई करना है, और जो भी आपकी सप्लाईज हो, तो एक एनजीओ ने बोल रखा है कि आपको 100 रुपए कस्टमर से लेने, 50 रुपए हम आपको दे देंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 150। यदि सप्लायर कस्टमर से चार्ज कर रहा है 100 रुपए, लेकिन एनजीओ नहीं पे करता, सेंट्रल गवर्नमेंट यदि 50 रुपए यदि पे करती है, तो वैसे तो सप्लायर को 150 रुपीज ही मिल रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपए मानी जाएगी, 50 रुपीज नहीं मानी जाएगी। समझ में आई बात एवरीवन? तो आपको क्या याद रखना है, कोई भी अमाउंट रेसिपिएंट पे करे या रेसिपिएंट के बिहाफ पे एनी अदर पर्सन पे करे या एनजीओ पे करे, जो भी पर्सन अमाउंट पे करेगा सब वैल्यू के अंदर ऐड होगा एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडीज। समझ में आ गई बात? सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज ई, एनी सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक टू द प्राइसेस एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आगे कंटिन्यू करें। कितने एडजस्टमेंट हो गए? 5 याद हो गए? समझ में आ गया एवरीवन? कंफर्म। नाउ वी कम टू द सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन इन ट्रांजैक्शन वैल्यू। सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन्स ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बट ऑब्वियस कॉमन सेंस वाली बात है, डिस्काउंट वैल्यू के अंदर इंक्लूड नहीं होता। और जनरली डिस्काउंट कब दिया जाता है? ऑब्वियसली एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई। सप्लाई से पहले और सप्लाई के वक्त, सप्लाई से पहले और सप्लाई के वक्त जो भी आपने डिस्काउंट पास ऑन किया वो वैल्यू के अंदर ऐड नहीं हो। मींस आपने बहुत बार देखा होगा, यदि कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की जाती है तो उसके ऊपर प्राइस लिखा होता है 10,000, कंपनी वाले बोलते हैं कि भैया 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो 4,000 का डिस्काउंट दिया और अमाउंट कितना चार्ज किया? 6,000 रुपए। तो देन जिस वैल्यू के ऊपर जीएसटी लगेगा वो 10,000 रुपीज नहीं होगा, डिस्काउंट एक्सक्लूड करके। अब समझ में आ गई बात? मींस सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया, सप्लायर ने जो भी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किया, तो डिस्काउंट की वजह से जो अमाउंट आप चार्ज करते हो कम हो जाता है, बढ़ जाता है? ऑब्वियसली बायर क्या करेगा, रेसिपिएंट क्या करेगा, अमाउंट कम पे करेगा। तो बायर के द्वारा जितना भी अमाउंट पे किया जाता है वही वैल्यू मानी जाती है। तो इसका मतलब डिस्काउंट क्या होगा? एक्सक्लूड होगा। क्या होगा? क्योंकि डिस्काउंट की वजह से बायर को क्या करना पड़ता है? कम पे करना पड़ता है। तो सप्लायर ने, बोलो, सप्लायर ने जितना भी बायर को डिस्काउंट दिया है, जनरली सप्लायर बायर को डिस्काउंट कब देता है? एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई। तो एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई जितना भी सप्लायर ने बायर को डिस्काउंट दिया वो वैल्यू के अंदर ऐड नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? एक्सक्लूड। आई थिंक पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया डिस्काउंट वाला पार्ट। एनी डिस्काउंट विच इज गिवन before or at the time of supply and such discount has been recorded in the invoice। वो आपने देखा ही होगा। यदि आप नॉर्मली बिल भी देखते हो सकता है कि आज तक आपने कभी बिल नहीं देखे हो, तो आगे से देखना। यदि आपने कहीं से भी कोई माल खरीदा हो, दुकानदार ने बोला हो 2,000 रुपए, तो ऐसे लिखता है 2,000 रुपए 30% डिस्काउंट। देखना ऐसे होता प्रॉपर्ली, 600 रुपए माइनस 1,400 रुपीज का अमाउंट इनटू जीएसटी का रेट। डिस्काउंट सेपरेटली अमाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। मतलब जो भी सप्लायर जितना भी डिस्काउंट बायर को पास ऑन कर रहा है वो डिस्काउंट डिडक्ट होगा, लेकिन सेपरेटली इनवॉइस के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी पता चलेगा कि टोटल अमाउंट कितना था और कितना डिस्काउंट आपने बायर को पास ऑन किया, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट के ऊपर आपका क्या होगा? जीएसटी लगेगा। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया सबको? क्या एडजस्टमेंट है पहला? सप्लायर ने जो भी डिस्काउंट बायर को दिया, कब दिया?
एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई। और वो डिस्काउंट इनवॉइस मतलब बिल में क्या होना चाहिए, सेपरेटली रिकॉर्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समझ में आ गई बात? गवर्नमेंट कहती है नॉर्मली यदि कोई भी डिस्काउंट सप्लायर ने आफ्टर सप्लाई कब दिया, हेलो आवाज नहीं आ रही, मतलब आपने माल बेच लिया और माल बेचने के बाद सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट वैल्यू में डिडक्ट नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी। ऑब्वियसली यदि सप्लायर ने सप्लाई के बाद भी यदि कोई डिस्काउंट दे दिया तो वो क्या होगा, प्रैक्टिकली तो बायर कभी पे करेगा क्योंकि डिस्काउंट मिल गया है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी, फॉर द पर्पज ऑफ, तो जीएसटी क्या कहता है कि जो डिस्काउंट आपने सप्लाई के वक्त या सप्लाई से पहले दिया वो डिस्काउंट डिडक्टिबल है, वो एक्सक्लूड होगा। यदि सप्लायर ने यदि बायर को कोई डिस्काउंट सप्लाई के बाद यदि पास ऑन किया वो वैल्यू के अंदर डिडक्ट नहीं होगा। मतलब ये कि सप्लायर ने बोला भैया 4,000 रुपए का प्रोडक्ट है, ठीक है, कितने का प्रोडक्ट है, पार्ट सप्लाई कर दी, बाद में बायर ने बोला क्या दिया ये डिफेक्टिव, चल 1,000 रुपए कम दे दिया, ठीक है 3,000। क्या ऐसा होता है, यदि सप्लायर टाइमली डिले ना, मतलब ये टाइमली सप्लाई ना कर पाए, यदि फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट हो, प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं करता हो, या हो सकता है कि बायर होने लग जाए, मैं नहीं सकता हो, तो सप्लायर किसी भी रीजन की वजह से व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर सप्लाई, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन कोई भी हो, मैंने कुछ रीजन दिए डिफेक्टिव होने की वजह से, जो जेन्युइनली मार्केट में बहुत बार होता भी है, आपने नोटिस भी किया होगा, बहुत बार आप कोई प्रोडक्ट दे देते हो, लेट हो जाता है, ठीक है भैया 100 रुपए कम दे देना, भैया यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है यार, ठीक है 200 रुपए और कम दे दिया। सप्लाई के बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्लाई के बाद यदि सप्लायर ने यदि कोई भी रेसिपिएंट को डिस्काउंट दिया तो ऑब्वियसली सप्लायर के पास पैसा तो कम आएगा, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है भैया जीएसटी में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जीएसटी हम पूरी वैल्यू पे लेंगे, तुझे कम करना है नहीं करना हो तेरा प्रॉब्लम है। क्या बेटा, यदि सप्लायर ने, याद रखने वाली बात क्या है, यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को यदि सप्लाई के बाद, तब सप्लाई के बाद जितना भी डिस्काउंट पास ऑन किया वो कभी भी डिडक्ट नहीं होगा, वो वाला पार्ट डिडक्ट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? जो डिस्काउंट आपने सप्लाई के वक्त दे दिया या सप्लाई से पहले दे दिया वो डिडक्टिबल है, वो एक्सक्लूडेबल है, लेकिन यदि सप्लाई के बाद यदि आपने कोई डिस्काउंट दिया वो माइनस नहीं होगा, नॉर्मल प्रोविजन। ये माइंड में सेट हो गया? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, 1, 1.5, 2, 2.25, 3, 3, तीनों की तीनों कंडीशन, नॉट 2 नॉट डाई, कितनी कंडीशन, तो यदि सप्लायर तीनों कंडीशंस यदि फुलफिल कर लेता है, यदि तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट यदि सेटिस्फाई हो जाती है तो सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट भी माइनस हो सकता है। कितनी? 1, 2, 3। समझ में आ गई बात? नॉर्मली आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सप्लाई के बाद, क्या बेटा, सप्लाई के बाद यदि सप्लायर ने कोई भी डिस्काउंट दिया, सप्लायर ने सप्लाई के बाद यदि कोई भी डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट, लेकिन इफ एनी डिस्काउंट गिवन आफ्टर दी सप्लाई वो डिडक्ट होगा इफ 1, 2, 3 all the three conditions are satisfied. All the three conditions are satisfied. एग्जाम्पल से अपन समझना ट्राई करते। रेडी एवरीवन?
सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई भी सप्लाईज की, तो रेसिपिएंट सप्लायर के पास आया 1 जुलाई 2026 को, भैया मुझे है ना 10,000 यूनिट्स दे दो, लेकिन भैया 10,000 यूनिट्स में आपसे भी ले रहा हूं, लेकिन मुझे आपसे 1 करोड़ यूनिट्स चाहिए। कितनी? 1 करोड़ यूनिट्स। 10,000 का 1 करोड़ ज्यादा हो गया, 1 लाख यूनिट्स कर लेते हैं। कितनी यूनिट्स खरीदनी है? 1 लाख। बोलो कितना डिस्काउंट देंगे? फिर सप्लायर बोलता भाई अभी कितनी खरीदेगा, ये बात करें, ज्यादा फालतू बातें ना। नहीं मैं पहली बार तुम्हारे पास आया हूं, मैं तो मैं एक साथ पूरी 1 लाख कैसे ले लूं? बेकार हुआ था। तो मार्केट में जैसे आप लोगों को भी एक्साइट करने के लिए जो लाइफ स्टाइल और बहुत सारी जो कंपनीज वो क्या करती है कि अभी तो आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, फ्यूचर में आप परचेज करोगे तो इतना आपको कूपन मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है, अपने डीलर्स को प्रमोट करने के लिए बोलता है कि भैया आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी परचेज करोगे उतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है एक साथ परचेज करो, एक टाइम पीरियड दे देता है। उस बात समझ में आई? जैसे अप टू 1 लाख, यदि आप 1 लाख यूनिट यदि परचेज करते हो तो हम 15% डिस्काउंट देते हैं। यदि 1 लाख अप टू 10,000 कर लो, मैंने 10,000 टू 1 लाख ही किया ना, ठीक है। यदि 10,000 का यूनिट यदि आप परचेज करते हो तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपने फॉर एग्जांपल 10,000 से लेके 10,000 से लेके 25,000 तक की यदि आप यूनिट यदि परचेज करते हैं तो हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। 25,000 से लेके यदि आप 50,000 तक की यूनिट यदि परचेज करोगे तो हम 25% डिस्काउंट देंगे। 50,000 से लेके यदि आप फॉर एग्जांपल 80,000 तक की यूनिट यदि परचेज करोगे तो 30%, और 80,000 से 1 लाख 35, और अबव 1 लाख 40%। ये सप्लायर बोलता भैया मुझे तो 1 लाख से ज्यादा ही माल खरीदना, 3-4 लाख की ले लूंगा मैं तो सप्लायर बोलता है रेसिपिएंट तब तो 3 लाख लेगा तब का तब होगा। ये जो टारगेट है टेंशन ना लो, ये टारगेट वैसे भी एट ए टाइम नहीं है, हम आपको 4 महीने का टाइम देते हैं। कितना टाइम देते हैं आप? लेकिन और तुम्हारी बात पे हम बिलीव भी करते हैं कि तुम 4 महीने के अंदर क्या करोगे, पूरा का पूरा टारगेट अचीव कर लोगे, 40% की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन भैया अभी तुम कितना माल ले रहे हो? 10,000। तो अभी एक काम कर बेटा, 10,000 10 रुपीज, मतलब यदि कॉस्ट आपकी वैल्यू आपकी 10 रुपए पर यूनिट है तो 10,000 टू 10 1 लाख रुपीज माइनस 15% डिस्काउंट। चल 40% दो, अभी कैसे दे दो? 40% टारगेट अचीव हुआ तभी दूंगा। तो अभी बिल के अंदर कितना माइनस हुआ? आवाज नहीं आ रही? अभी बिल के अंदर कितना माइनस हुआ? 15%। माइनस करके बताओ कितना आया? क्या बात है, तुम्हें आता है कैलकुलेट करना? वेरी गुड। 85,000 रुपीज। जीएसटी फॉर एग्जाम्पल 18%। कितना हुआ बेटा? कैलकुलेट करना एक बार, मोबाइल से कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर नहीं है तो। 85,000 का 18%, जल्दी करेंगे एवरीवन, इधर 85,000 का 18%, हाँ 15,300। ठीक है, ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, ऐड कर ले। कोई डाउट यहां तक? तो सप्लायर ने एक बार बिल बना दिया 15% के हिसाब से। एक चीज बताना, क्या यहाँ पे डिस्काउंट की जो क्वांटिटी है 40% जो बाद में मिलेगा, या सप्लायर ने रेसिपिएंट को ऑलरेडी बता रखा है? तो पहली कंडीशन है कि पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किस टाइम एग्रीमेंट होना चाहिए? एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई के टाइम एग्रीड था कि डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट आपने कब दिया? लेटर हो तब
जब टारगेट अचीव्ड हो गया। तो जब टारगेट अचीव्ड हुआ तो आपने क्या किया होगा, 1 लाख माइनस 40%, यही करोगे ना। आवाज नहीं आ रही? क्योंकि एक्चुअली बायर क्या बोलेगा, भैया मैंने टारगेट अचीव कर लिया तो मैं 15% माइनस मत करो, मेरा पूरे पे कितना माइनस करो, 40%। ठीक है, 40% माइनस कर देंगे, बिल बन जाएगा 60,000 का। तो यहां पे गवर्नमेंट ये कहती है कि जो अपना डिफेक्टिव वाला रीजन है, कौन सा रीजन है, डिफेक्टिव वाला रीजन हुआ, या फॉर एग्जांपल कौन से रीजन हुए, डिले वाले रीजन हुए, या फॉर एग्जांपल बार्गेनिंग वो बायर का रोना धोना, वॉट वो रीजन की बात नहीं हो रही है अब। यहां पे पहली कंडीशन ये कहती है कि यदि कोई सप्लायर ने बायर को डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया हो, कब दिया हो, डिस्काउंट चाहे बाद में दिया हो, लेकिन पहले से एग्रीमेंट होना चाहिए, पहले से एग्रीड होना चाहिए, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। और जो हमारे वाले एग्जांपल के अंदर पहले से डिसाइडेड था, सप्लायर ने रेसिपिएंट को पहले ही बता दिया था ये डिस्काउंट मिल सकता है। डिसाइड बाद में होगा लेकिन एग्रीड पहले से, क्वांटिफाई बाद में होगा कि एक्चुअल क्वांटिटी कितनी मिलेगी डिस्काउंट की, बाद में पता चला, लेकिन डिस्काउंट दिया जाएगा ये पहले से एग्रीड है। एग्रीड है ना, टर्म्स एंड कंडीशन बनी है ना पहले से। तो यदि सप्लाई के वक्त यदि ऑलरेडी एग्रीमेंट हो रखा है और सप्लाई के बाद यदि आपको डिस्काउंट यदि देते हो तो डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आया पहला पॉइंट समझ में? आवाज नहीं आ रही? हेलो, पहली कंडीशन क्या की थी, समझ में आया? नॉर्मली आपके माइंड में सेट हुआ सेकंड, ये पॉइंट नंबर बी के लिए नॉर्मल प्रोविजन क्या है बेटा, सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट कभी भी डिडक्ट नहीं होता, लेकिन सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट भी डिडक्ट होगा। पहली कंडीशन, इफ डिस्काउंट इज एस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट आपने सप्लाई के वक्त या पहले ही कर लिया था। पहली कंडीशन समझ में आ गई बात एवरीवन? पहली कंडीशन क्लियर है सबको? पहली कंडीशन क्या कहती है, माना कि डिस्काउंट इज गिवन आफ्टर द सप्लाई बट डिस्काउंट इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड एज पर द एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट आपने पहले एंटर कर लिया था एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? और सेकंड कंडीशन ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, सेकंड जनरल कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये कहती है कि ऊपर से नहीं हुआ, जनरली बायर की आदत होती है कि भैया कितना पेमेंट बन रहा है इस इनवॉइस के अंदर, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 4,02,300। इंडियन क्या करते, यदि 4,02,300 का पेमेंट बनेगा तो इंडियन स्टाइल क्या कहती है बेटा, भैया 4 लाख दे दूं, नहीं चलो यार 4,01,000 दे दो, ठीक है। कोई ज्यादा हो रहा है 4,02,000 दे दो, 300 रुपए तो फिर भी कम देखी जाएगा, भैया 300 नहीं है मेरे पास, तो 4,02,300 ही वैल्यू मानी जाएगी, मैं वो बात नहीं कर। सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट, सप्लाई के बाद दिया गया डिस्काउंट तभी डिडक्ट होगा, पहली बात एग्रीमेंट एंटर्ड होना चाहिए, और दूसरी बात इनवॉइस के साथ लिंक होना चाहिए। जो ऊपर से आते हैं उसकी बात नहीं हो रही। तो बायर की एक आदत होती है कि 2 रुपए कम दे देता हूं, 200 रुपए कम दे देता हूं, 2,000 कम दे देता हूं, वो वाली बात नहीं हो रही है यहां पे। इनवॉइस के साथ प्रॉपरली लिंक, मतलब इस इनवॉइस के अंदर रिटर्न डिस्काउंट, इस इनवॉइस के अंदर रिटर्न डिस्काउंट, इस इनवॉइस के अंदर रिटर्न डिस्काउंट, जो अपन लमसम में 2 रुपए माइनस कर देते हैं वो वाली बात नहीं हो रही है। समझ में आ गई बात? लिंक्ड विद इनवॉइस सेल्स, मतलब प्रॉपरली बिल के साथ कनेक्ट किया जाएगा, इस बिल के अंदर भी कर दो, इस बिल के अंदर भी कर दो, टारगेट अचीव हो गया। तो प्रॉपरली आपने इनवॉइस के साथ लिंक कर रखा है। समझ में आ रही बात? लमसम के अंदर जो 200 रुपए कम करते हैं वो वाली बात नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट समझ में आया, एग्रीमेंट पहले से एंटर, आवाज नहीं आ रही, एग्रीमेंट पहले से एंटर होना चाहिए। सेकंड तो नॉर्मल बात है कि इनवॉइस के साथ लिंक होना चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन छुपा हुआ है, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी ट्राई करता हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से, एक चैप्टर है जो अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा, एक चैप्टर है जो अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा,
लेकिन एक या दो बार उसका वर्ड आया था, तब मैंने तो आज समझाया भी था, ITC। कोई बताएगा फुल फॉर्म क्या है? इंडियन टबैको कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। ITC का फुल फॉर्म क्या है बेटा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये ITC किसको मिलता है? सप्लायर, परचेजर वाला सप्लायर, क्योंकि जो परचेज कर रहा है लेकिन आगे सप्लाई करता होगा बात अलग है, लेकिन ITC किसको मिलता है? परचेजर को। किसके ऊपर मिलेगा? जो भी उसकी परचेज है, और परचेज के ऊपर उसका जो भी GST पेड। ये बात समझ में आती है? इधर देखो, जो ओरिजिनली जो इनवॉइस बना था, ये तो बाद में आपने उस इनवॉइस को रिवाइज कर दिया, क्योंकि डिस्काउंट 15% की जगह 40% दे दिया, लेकिन 15 की 40% डिस्काउंट तो बात की बात है। एक बार ओरिजिनली कितना डिस्काउंट दिया है? ओरिजिनली कितना डिस्काउंट दिया है? 15%। इधर देखो, प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो, 1 जुलाई 2026 की बात है। सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई किया, बिल बनाया, और बिल के अंदर 15% है, 15% जो भी आप बोलो डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देके अमाउंट आया 85,000, 18% GST, तो कितना आया GST? 15,300। कितना आया? तो रेसिपिएंट ने टोटल अमाउंट कितना पे किया? 1,03,000। लॉक कर दूं? तो रेसिपिएंट ने परचेज के ऊपर GST कितना पे किया? सही है ना? हाँ, 1,03,000 रुपीज, 1,03,000 रुपीज, ठीक है ना? हाँ, तो ये 1,03,000 रुपीज का अमाउंट रेसिपिएंट ने सप्लायर को दिया। ये जो GST कितना पे किया परचेज के ऊपर? रेसिपिएंट ने सप्लायर को परचेज के ऊपर, रेसिपिएंट ने जो परचेजेस किए उन परचेजेस के ऊपर कितना GST पेड है? तो रेसिपिएंट को ITC मिल जाएगा। कितना ITC मिल जाएगा? 15,300। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? आवाज नहीं आ रही? सप्लायर जो GST गवर्नमेंट को पे करता है वो बायर से लेता है, जो लिया भी है ना। सप्लायर ने 85,000 का माल बेचा, 15,300 लिए, तो सप्लायर ने 15,300 गवर्नमेंट को पे किए। सप्लायर ने 15,300 गवर्नमेंट को पे किए, और रेसिपिएंट बोलता है भैया मैं भी आगे माल बेचूंगा, तो रेसिपिएंट बोलता है कि 15,300 का मुझे क्या मिल जाएगा? ITC। तो परचेज के ऊपर जितना भी आपने GST पेड किया उसका आपको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? और यहां पे क्या हुआ? ये डिस्काउंट पहले से एग्रीमेंट के अंदर एंटर था, तो एग्रीमेंट पहले से एंटर था, उसी एग्रीमेंट की वजह से डिस्काउंट दिया गया, इनवॉइस के साथ लिंक था। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अब सप्लायर बोलता है, अब रेसिपिएंट बोलता है भैया मैं तो 40% काट के दूंगा पेमेंट, क्योंकि मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो सप्लायर ने क्या किया? रिवाइज कर दिया। क्या कर दिया? रिवाइज। तो 1 लाख माइनस 40%, 1 लाख माइनस 40%, तो कितना है अमाउंट? तो GST कितना बनता है? 18%। तो कैलकुलेट करके बताओ बेटा, 60,000 का 18% कितना होता है? मोबाइल से कैलकुलेट कर लो बेटा, 60,000 का 18%। हेलो बेटा, 60,000 का 18%, 10,800 रुपीज। तो सप्लायर गवर्नमेंट को बोलता है भैया मेरे 10,800 रुपए का GST पे करूंगा, 15,300 क्यों पे करूं? तो गवर्नमेंट 40% का डिस्काउंट और सप्लायर का GST तभी कम करेगी जब तुम घूर के बताओ क्या होना चाहिए। जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे उनको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट सप्लायर को बोलेगी कि ठीक है भैया 15,300 की जगह तो एक काम कर 10,800 का GST पे कर दे, लेकिन कंडीशन है। वो कंडीशन तुम्हारे लॉजिक में क्या आती है? प्रैक्टिकली देख के बताओ। तेज बोलो। नहीं नहीं, वो तो तभी और सप्लायर कम करेगा, वरना कम क्यों करेगा? टर्म्स एंड कंडीशन चेक करना सप्लायर का काम, गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का नुकसान फायदा, लॉजिक
गवर्नमेंट के एंगल से। गवर्नमेंट बोलती है भैया इधर आ, तो देख तेरा 15,300 का जीएसटी बनता है, तू बोलता है 10,800 का जीएसटी पे करेगा, ठीक है, सुन 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 ध्यान रख, तू सप्लायर है 10,800 का जीएसटी पे करेगा, इधर देख इधर देख, ये रेसिपिएंट है, पहले 15,300 लेके बता रहे से भाई, तू 10,800 जीएसटी पे करेगा और 15,300 पैसे ले लेगा, क्यों लेगा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, समझा ना? मैं क्या करता हूं भैया, तू जो जीएसटी पे करता है ना, उसका रेसिपिएंट क्या करता है, आईटीसी ले लेता है। तुम्हें समझना, तू जितना जीएसटी पे करेगा उतना ही तो रेसिपिएंट को आईटीसी मिलना चाहिए, लेकिन रेसिपिएंट तो ऑलरेडी बोल रहा है भैया, रेसिपिएंट तो 15,300 का आईटीसी लेके बैठा है, तो तू फिर तो एक कंडीशन है। अब बताओ, अभी किसी के दिमाग में आया क्या कंडीशन होनी चाहिए? यदि रेसिपिएंट अपना आईटीसी रिवर्स कर दे, मतलब रेसिपिएंट को भी आईटीसी कितना मिलना चाहिए? समझ में आया कि नहीं आया? भैया गवर्नमेंट क्या कहती है, सप्लायर जितना जीएसटी पे करेगा रेसिपिएंट को उतना आईटीसी मिल जाएगा। तो यदि गवर्नमेंट सप्लायर का जीएसटी कम करती है, यदि सप्लायर का जीएसटी यदि 10,800 रुपीज है, तो रेसिपिएंट को भी लॉजिकली, हेलो, रेसिपिएंट को भी 10,800 का आईटीसी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब रेसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? 15,300 माइनस 10,800, कितना होगा? 4,500। लॉक कर दूं, चेक कर लेना, सही है ना? गुड मॉर्निंग, कुछ समझ में आया? ये थर्ड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। ITC is attributable. ITC is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient. क्या कंडीशन है? रेसिपिएंट ने जितना डिस्काउंट पर जो जीएसटी बनता है, कितना डिस्काउंट था ऐसे भी निकाल सकते हो। डिस्काउंट कितना था? 25%। मतलब मोटा मोटा बोल सकते हो कि एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो? एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप कितना दे रहे हो? 25 कैसे आया, समझ में आया बेटा? गुड मॉर्निंग। 25,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे समझ में आया? ओरिजिनली 15,000 तो दे ही रहे, तो टोटल डिस्काउंट कितना लेना? 40, तो एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है? तो 25,000 रुपए पर 18% कितना होता है? कैलकुलेट कर लो, मोबाइल है तुम्हारे पास। 25,000 का 18% कितना होता है? तो बेटा दुकानदार बोलते ना, कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो, बात तो वही है। तो मैंने पहले ही बोला था कि एक ही बात को 3-4 तरीके से बोल सकते हैं अपन, कैसे भी बोलो। लॉजिक क्या है भैया? सप्लायर तो जितना जीएसटी पे करेगा ना, रेसिपिएंट को उतना ही आईटीसी मिलेगा। लॉजिक ये, इसलिए मैंने बोला मैं लैंग्वेज नहीं खेलता, मैं एक बात को 4 क्या 15 तरीके से बोल सकता हूं, लेकिन भावना समझनी है। भावना एक ही है, तू जितना टैक्स पे करेगा रेसिपिएंट को भी उतना ही आईटीसी मिलेगा। इसलिए यदि गवर्नमेंट सप्लायर का जीएसटी कम करती है तो रेसिपिएंट को केवल तो आईटीसी कम कर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है एवरीवन? अब वो 4,500 का अमाउंट कैसे निकालना है उसको बोलने के अलग अलग तरीके। आप कैसे भी बोल लो, आप ऐसे बोल सकते हो जितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसके ऊपर जो जीएसटी बनता है वो, या जितना सप्लायर का टैक्स कम हुआ उतना आईटीसी क्या होगा? रेसिपिएंट का भी कम हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली। रेसिपिएंट को भी क्या करना होगा? आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और यदि रेसिपिएंट अपना आईटीसी कम करने को रेडी है, रेसिपिएंट ने अपना आईटीसी रिवर्स कर दिया, तो देन गवर्नमेंट क्या बोलेगी? सप्लायर जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम भी अपना टैक्स कम कर लो, तुम्हें डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। समझ में आ गई बात एवरीवन? अब एक बार कंबाइन वापस से पढ़।
पॉइंट नंबर ए, मुझे लगता है सर ये तो कुछ है ही नहीं, पॉइंट नंबर ए में मजा नहीं आया। चलिए तो समझ में आ गया। ए में किसी को प्रॉब्लम है? गुड मॉर्निंग। पॉइंट नंबर ए में हमने क्या बात की? यदि सप्लायर ने, बोलो, यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई भी डिस्काउंट एट दी टाइम हो सप्लाई या बिफोर सप्लाई, जितना भी सप्लायर ने रेसिपिएंट को डिस्काउंट दिया और इनवॉइस बिल में सेपरेटली रिकॉर्ड किया, वो डिस्काउंट डिडक्ट होगा, वैल्यू में ऐड नहीं होगा। यदि सप्लायर ने, क्या बेटा, यदि सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई डिस्काउंट सप्लाई के बाद दिया, वो भी डिडक्ट हो सकता है। 1 2 3 तभी, क्या 1 2 3 तीनों कंडीशन फुलफिल हो। पहली कंडीशन, एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई आपने ऑलरेडी एग्रीमेंट एंटर कर लिया था कि डिस्काउंट मिल सकता है, इनवॉइस के साथ लिंक्ड है। एंड थर्ड, इस एक्स्ट्रा डिस्काउंट की वजह से रेसिपिएंट को भी प्रोपोर्शनेटली आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा समझने वाला था, समझा दिया। समझ में आ गया एवरीवन? ये टाइम रुकता क्यों नहीं है? चलो, जितना अपन ने आज पढ़ा अपना टाइम भी हो गया, लेकिन एक काम करते हैं, एक 2 मिनट है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर एक्स residing in Noida purchased 40,000 markers at the rate 20 rupees each from the Anikan stationery wholesaler at Delhi. Mr. X Bahina, working as manager in the Anikan stationery OMV, open market value 23, Anikan stationery 15,000 for transporting the marker to Mr. X place of business. What is the value of supply? Determine value of supply. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बेटा? जब आपको प्राइमा फेसी एक बार नहीं समझ में आए कि करना क्या है, तो फिर समझना बंद कर देना। क्या करना चाहिए? पेन लो, लिखना स्टार्ट कर दो। सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करो। बहुत बार हम जल्दीबाजी में कंक्लूजन तक पहुंचने का ट्राई करते हैं। लाइफ का तरीका होता है, जब भी केस स्टडी होती है कभी भी कंक्लूजन पर मत पहुंचो, सिर्फ पोस्टमार्टम करते रहो, ब्रेक करते जाओ। मतलब आइडेंटिफाई करो कौन है सप्लायर और कौन है रेसिपिएंट। या तुम बताओगी बेटा, व्हाट इज हु इज अ सप्लायर एंड हु इज अ रेसिपिएंट? हाँ, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? सामने सामने सामने, सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? तुम बताओ। सेकंड बेंच में, मिड में बच्चा, मिड में। हाँ, थर्ड बेंच राइट हैंड साइड। हाँ, फिर सप्लायर कौन है? अनिकाइन स्टेशनरी सप्लायर है। अनिका एंड स्टेशनरी ने क्या किया? सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया है? अनिका एंड स्टेशनरी ने सप्लाई किया क्या? 40,000 मार्कर्स एट द रेट 20 रुपीज ईच टू मिस्टर एक्स। राइट एवरीवन? मिस्टर एक्स की बहीना वर्किंग एज मैनेजर। देखो अब समझ में आया ना,
इससे चीजें बहुत क्लियर होती है। अपन डायरेक्टली कंक्लूजन करते रहते हैं, यार तुम तो जीनियस हो, कंक्लूजन दे दोगे 1 मिनट में। तो आपको कंक्लूजन में पहुंचना ही है, आपको तो क्या करना है एज ए स्टूडेंट, कॉपी लेनी है, पेन लेना और स्टार्ट करना है। मंजिल के पीछे भागोगे कुछ नहीं मिलेगा, आप तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, मंजिल झक मार के आएगी। मंजिल के पीछे नहीं भागना, दिमाग खराब हो जाता है, टेंशन हो जाती है, क्या आंसर होगा, आंसर क्या तेल लेने। आपका काम है जो डेटा दिया हुआ है, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को पोस्टमार्टम करते जाओ और स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। समझ में आ रही बात? और डायरेक्टली अभी ढूंढो क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है, क्या आंसर है, क्या आंसर है, आंसर क्या तेल लेने। समझ में आ रही बात? आप लोगों का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए। आंसर के पीछे भागना ही नहीं, आंसर झक मार के आए। किसके पीछे भागना है? डेटा के पीछे भागना है। समझ में आ रही बात? जैसे मैं बहुत बार पहले बोलता था, अब तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं, पहले एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था वोडाफोन का, कुत्ते का, जहां जहां कुत्ता वहां वहां नेटवर्क। तो पहले मैं एग्जांपल यही दिया करता, जहां जहां डेटा वहां वहां आपका दिमाग चलना चाहिए। डायरेक्टली आंसर के पीछे बताओ, डेटा के पीछे पाओ, फिर डेटा आपको बताएगा कि कौन सा प्रोविजन बेटर है जो अप्लाई होगा। समझ में आई बात? तो मिस्टर एक्स नहीं है, मिस्टर एक्स डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं है सप्लायर के साथ। ये कौन है? सप्लायर। और ये कौन है? रेसिपिएंट। तो मिस्टर एक्स सप्लायर के साथ नहीं है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? उसकी बहिना है। ये दोनों कौन है? रिलेटेड पर्सन। कैसे पता चला? मैंने बताया था ना, एम्प्लॉय आरपी होते हैं। जिनको पता नहीं है तो लिख लेना, एम्प्लॉय क्या होते हैं? रिलेटेड पर्सन होते हैं। क्या अनिका एंड स्टेशनरी सप्लायर और रेसिपिएंट मिस्टर एक्स, ये आपस में रिलेटेड पर्सन है क्या? आवाज नहीं आ रही? सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं है, तो रूल अप्लाई नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा? सेक्शन 15(1). अनिका एंड स्टेशनरी एडिशनली चार्जेस, क्या चार्ज करती है? 15,000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन भी लेगी। तो मींस वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर ट्रांजैक्शन वैल्यू, रीजन सप्लायर एंड रेसिपिएंट नॉट रिलेटेड पर्सन। सप्लायर रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन नहीं है, रेसिपिएंट की बहिना रिलेटेड पर्सन है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो मींस ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या बोलता है? सेलिंग प्राइस 40,000 इंटू 20 प्लस सप्लायर के द्वारा जो भी एक्स्ट्रा किया जाता है उसके लिए जो भी अमाउंट चार्ज किया जाएगा वैल्यू के अंदर ऐड किया जाएगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, जो कार्टेज है, जो सप्लायर ने बायर से लिया है, ये भी वैल्यू के अंदर ऐड होगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 आज ये अपन ने पढ़ा। समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई बेटा? 40,000 इंटू 20 प्लस 15,000। कितना अमाउंट आ गया? लॉक कर दूं और इसके साथ टाइम भी हो गया। बाय टू ऑल ऑफ यू हैव ए गुड डे। कोई कंफ्यूजन?